हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा विषय है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान आज जो हम इस क्लास पर चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर, राजनीति विज्ञान के विषय पर, वो इसलिए ज़रूरी है कि आप चाहे स्नातक के तीनों वर्ष पास करके स्नातक हो जाओ, लेकिन कभी भी आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है कि भाई आपने कौन सा विषय लिया था, जो राजनीति विज्ञान विषय लिया था, तो उसका मुख्य भावार्थ क्या है। तो हो सकता है कि आप उसका कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए, या आप ऐसी किसी चर्चा में आप शामिल हो जहाँ आपसे ये सवाल आपके सामने आकर खड़ा हो कि भाई राजनीति विज्ञान क्या है। यदि हमें सरल और साधारण शब्दों में यदि किसी को संतुष्ट करना है समझाकर, तो इस संदर्भ में आज हमने सोचा कि इस विषय को आज चर्चा का विषय बनाया जाए। तो जो राजनीति विज्ञान है, हम में जो अब नए बच्चे जो फर्स्ट ईयर में हैं आएंगे, या जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी ये बड़ा एक लाभकारी विषय होगा कि भाई जो राजनीति विज्ञान है वो क्या है। तो जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन आते हैं कि राजनीति विज्ञान, जैसे कि आपको सबको पता ही है कि पोलिस जो शब्द है, इससे इसकी उत्पत्ति होती है। पोलिस जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है नगर राज्य। तो नगर राज्य से संबंधित और उनसे जुड़ी हुई जो शासन प्रणाली है या उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनसे संबंधित जो भी विषय वस्तु है या जो बातें हैं, वो सब इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आती होंगी। अब राजनीति विज्ञान ऐसा नहीं कि अचानक नया विषय है। तो राजनीति तब से ही इसका जन्म हो गया है, जब से कि मानव सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ है। हालांकि जो अरस्तु हैं, जिनको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, उन्होंने इसको मास्टर साइंस की भी उपाधि दी है। वो इसलिए दी है कि ये जो राजनीति विज्ञान है वो सद जीवन जीना सिखाती है। उन्होंने कहा है कि कोई भी मनुष्य राज्य के अंतर्गत या समाज के अंतर्गत रहकर ही अपना विकास या सद जीवन जीना सीखता है। वही नगर राज्य समाज की जो सारी बातें हैं वो सब इनसे ही जुड़ी हुई होती हैं। अब यहाँ जब हम बात करते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है, इसका जो साधारण या मुख्य जो भावार्थ है, यदि हम उसको समझें तो हमें यह डिफाइन करना पड़ेगा कि जो राजनीति है और जो विज्ञान है, दोनों अर्थों को अलग अलग रूप में लेकर हमें ये चीज़ें समझनी होंगी। तो जो राजनीति है, जिसका यदि हम देखें तो जो मुख्य भावार्थ है वो ये है कि नीतियों का निर्माण करना। नीतियों का निर्माण करना। तो इस दृष्टि से जो राजनीति है वो यह एक प्रक्रिया भी होगी, और चूंकि ये समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ही होती है, तो ये एक सामाजिक गतिविधि भी होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई नीतियों का निर्माण आखिर क्यों किया जाता है। तो नीतियों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि जो समाज में जो लोग रह रहे हैं, उन समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनंत। तो आवश्यकताएं अनंत होती हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और दैनिक जीवन में जो उपयोगी जो भी वस्तुएं हैं, जिनसे कि उनका जो जीवन है वो अच्छे ढंग से वो जी सकें, इसलिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब उनकी आवश्यकताओं के अंतर्गत आएंगी। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो संसाधन हैं वो क्या होते हैं? सीमित। संसाधन सीमित होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो अनंतता है और ये जो संसाधनों की जो सीमितता है, अनंतता और इस सीमितता के मध्य क्या होता है? विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे कि क्या है? संघर्ष की उत्पत्ति होती है। और संघर्ष की उत्पत्ति और इसका किस प्रकार से निवारण किया जाए, इसके लिए भी नीतियों का निर्माण किया जाता है। अब बात ये आती है कि संघर्ष उत्पन्न हो गया, नीतियों का निर्माण
दिया, लेकिन क्यों नीतियों का निर्माण किया जाता है, क्यों संघर्ष की आवश्यकता, उसके निवारण की आवश्यकता होती है? वो इसलिए होती है कि मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत क्या है? विवेक। वो अपना हित जानता है, तो उस अपने हित को जानकर ही वो चाहता है कि किसी प्रकार से संघर्षों का निवारण होना चाहिए। तो इस संघर्षों के निवारण के लिए ही नीतियों का निर्माण किया जाता है। अब बात ये आती है कि नीतियों का निर्माण कैसे होता है। तो नीतियों का निर्माण ये नहीं केवल एक व्यक्ति के लिए होगा, तो हमेशा नीतियों का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए और राष्ट्रों के लिए तथा इनके मध्य यदि संघर्ष उत्पन्न होता है तो उसको निवारण करने के लिए ही नीतियों का निर्माण किया जाता है। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में जो व्यवस्था सिद्धांत चलता है उसमें जिसके प्रतिपादक डेविड ईस्टन है, वो अपने सिद्धांत के माध्यम से बताते हैं कि जो समाज है वो समाज एक पर्यावरण के समान है, और उस पर्यावरण में उन्होंने अपना मॉडल दिया था आगत निर्गत मॉडल। उसके अंतर्गत वो बोलते हैं कि लोगों के माध्यम से मांगे जाती हैं और वो मांगे उस पर्यावरण में घूमती रहती हैं, क्योंकि उन मांगों के माध्यम से ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो जब वो मांगे उस पर्यावरण में घूमती हैं, पर्यावरण यानी अर्थात उस समाज के परिवेश में वो घूमती रहती हैं, तो जो व्यवस्था है, व्यवस्था यानी जब राज्य का निर्माण हो जाता है उसके अंदर व्यवस्था वार्षिक हो जाती है, तो उस व्यवस्था के माध्यम से ही इन नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो वो व्यवस्था उन मांगों की ओर देखती है और उन मांगों के आधार पर वो नीतियों का निर्माण, उनका क्रियान्वयन और उनका अधिनिर्णय करती हैं, जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ये मोटा मोटा ये हो गया कि राजनीति एक वह सामाजिक गतिविधि है जिसके माध्यम से नीतियों का निर्माण किया जाता है, और नीतियों का निर्माण इसलिए किया जाता है जिससे कि सामान्य हित की प्रधानता हासिल हो सके। तो ये हमेशा व्यापक हित में ही कार्य करती है। व्यापक हित यानी सामान्य हित में ही कार्य करती है, किसी व्यक्तिगत हित में कार्य नहीं करती, और इसीलिए ही इसमें जन कल्याणकारी जो भावना है वो समाहित होती है, जिसके माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन नीतियों का निर्माण किया जाता है। अब बात यह है राजनीति की हो गई। अब ये विज्ञान क्या है कि भाई इस राजनीति से जुड़ने वाली जो भी संरचनाएं, संकल्पनाएं, व्यवस्थाएं और जो विचारधारा हैं, जब उन सबका हम एक व्यवस्थित रूप में जब अध्ययन करते हैं तो यही राजनीति एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान बन जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि राजनीति विज्ञान वह विधा या शास्त्र या अनुशासन है जिसमें राजनीति से जुड़ी हुई संरचनाएं, संकल्पनाएं और विचारों का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान, यदि हम सामान्य अर्थों में समझने के लिए विज्ञान की परिभाषा क्या है, किसी भी विषय का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो जब हम इस राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ों को एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध रखने के लिए, उसे एक विषय रूप में ढालने के लिए जब उसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो यही राजनीति विज्ञान के साथ जुड़कर एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान बन जाती है। अब इस राजनीति विज्ञान की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो राजनीति विज्ञान की शुरुआत वैसे तो मानव सभ्यता के विकास से ही मानी जाती है। जैसे प्लेटो हैं, जिनको कहा जाता है जब उनका चिंतक आया था, तो प्लेटो, उनको कहा भी जाता है कि राजनीतिक चिंतन के वो पिता हैं। जो उनके बाद अरस्तु आते हैं, उनको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। मैकियावेली आते हैं आधुनिक समय में, जिनको आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जब समय अनुसार जब जो चीज़ें मनुष्य और उनके इस क्षेत्र से संबंधित होती हैं, वो सारी चीज़ें इनसे जब जुड़ती हैं तो वो सब राजनीति विज्ञान का हिस्सा बनती हुई जाती हैं। एक विषय के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसको 2 भागों में हम बांट कर दे सकते हैं। एक तो जो दृष्टिकोण है, देखने का जो नज़रिया है, एक है इसका परंपरागत और दूसरा है आधुनिक। तो उस परंपरागत दृष्टिकोण में जो कि उसका दायरा संकुचित था, सीमित था, क्योंकि शुरुआती स्तर पर इतनी समस्याएं इस क्षेत्र में नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत केवल राज्य, सरकार, शासन और उनसे जुड़ी हुई जो हैं वो
वो सारी चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता था, जिसका काल लगभग प्रथम विश्व युद्ध के बाद तक रहा। लेकिन उसके बावजूद भी जब फिर आधुनिक समय शुरू हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद, तो लोगों को लगने लग गया कि अब जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो नए संदर्भ में नई नई जो घटनाएं हो रही हैं, नई नई जो समस्याएं लोगों के सामने उत्पन्न हो रही हैं, उनका समाधान करने में यह दृष्टिकोण अब उपयोगी नहीं रहा है। तो इसको पूर्ण रूप से वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में एक निश्चित मापदंडों के अनुसार सिद्धांतों का निर्माण हो सकता है, तो राजनीतिक विज्ञान में भी वो संभव है। तो उसके दूसरे विश्व के बाद से अब जो चल रहा है वो आधुनिक दृष्टिकोण है राजनीतिक विज्ञान का, जो निरंतर ही गतिमान है। और अब जो भी समस्याएं इन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और जो आ रही हैं, उनके समाधान हेतु जो सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सब इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते रहे हैं और इनसे जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसका जो मुख्य भावार्थ यही है कि एक ऐसा विषय जिसके माध्यम से लोगों के लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिससे कि व्यापक हित या सामान्य हित की प्रधानता हासिल हो सके और किसी भी प्रकार का संघर्ष जो वो उत्पन्न नहीं हो सके। जब हम इसको विषय के रूप में देखते हैं तब यह राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो मुख्य भावार्थ है वो जरूर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।